A very good morning, everyone. So, today let's get started with the chapter that is Work, Power, and Energy. It's chapter 4 of your physics. So, let us start with it. So, first of all, what we need to understand is that what does the term work means? Now, in our day-to-day life, हम use करते हैं इस word को work को. तो हम बोलते हैं हाँ आई एम सो टायर्ड आई डन लॉट ऑफ वर्क मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई का काम कर लिया सो दैट इज वर्क कि भाई हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में वो वर्क कहलाता है बट इफ आई कंसीडर इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क तब कहा जाता है देन व्हेनेवर अ फोर्स इज एक्टिंग on an object and it also displaces it in the direction of the force और इन द लाइन ऑफ मोशन तो देखो जब भी हमारे पास लेट्स सपोज दिस इज अ बॉक्स इट इज ऑफ मास m and we are applying a force of f newtons over it. Now if this object is getting displaced in the line of motion, now what is the line of motion? This part, like here the force is acting, तो ये जो line है चाहे ऐसे move करे चाहे ऐसे move करे, that is line of motion. Is that clear? तो देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट अगर हम बोले कि इतना डिस्प्लेसमेंट इस ऑब्जेक्ट में हमने देखा है तो तब हमारा वर्क डन तो हुआ ही हुआ है. तो बट वर्क डन की वैल्यू कौन सी चीज देगी? वैल्यू मिलेगी हमको जब हम इस फोर्स को और इस डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेंगे. नाउ कम्स की डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जब भी कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं तो देखो वेक्टर क्वांटिटी है ना दोनों फोर्स एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट. तो वेक्टर डॉट वेक्टर मतलब दो वेक्टर क्वांटिटीज को हम जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मतलब अगर हमको मल्टीप्लाई करना है तो हमको उनका डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा. वी कैन नॉट डायरेक्टली मल्टीप्लाई देम और जब भी हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया देन इट गिव्स अस अ स्केलर क्वांटिटी. वी आर गेटिंग अ स्केलर क्वांटिटी दैट इज वर्क. क्योंकि हमको पता है वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं है कि भाई मैंने इस डायरेक्शन में कुछ वर्क कर दिया इस डायरेक्शन में कुछ वर्क कर दिया. दैट्स नॉट एट ऑल दैट थिंग. यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है. इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन बट ओनली द मैग्नीट्यूड. फर्दर जब भी हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं सीधा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इसको ओपन करना पड़ता है. जब हम इस डॉट को ओपन करेंगे या फिर डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो हमारे पास जो फोर्स वेक्टर है एंड जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वो मल्टीप्लाई होंगे इनटू क्या होगा कॉस थीटा. कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा. इज दैट क्लियर? so so moving further we have the unit of the work known as joule. So whenever we say that 1 joule of work is done, so whenever 1 Newton of force acts on an object and it causes 1 meter of displacement in it, then we say that 1 joule of work is done. And we can also represent this 1 joule as Newton into meter. Newton into meter. We can write it like this as well. Now further, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे हमने 1 जूल का वर्क किया है तो मतलब 1 न्यूटन का फोर्स एक्ट किया है और 1 मीटर से वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है. हम यहाँ पे एसआई यूनिट में बातें करेंगे. स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम. आई कैन ऑल्सो लेट यू नो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में क्या होता है. हम जो मास है दैट इज मेजर्ड इन केजी इन द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम. The thing you have to remember that I'll tell, and the distance or the length we can say that is measured in meters as well as the seconds. Sorry, wait 1 second. And the time, it is measured in the second. Now these are the only things that we do use mainly, so we have to focus on these only, otherwise there are many more.
So if I give you an example, to calculate the work done, it would give you some more clarity. So if I give values to the force and the displacement, ये object है, इस पे हमने यहाँ से एक force लगाया, let that force be 5 Newton, as well as इसमें कुछ displacement भी हमको देखने को मिला, that is meter in the direction of the force only. तो मतलब यहाँ पे जो फोर्स है वो भी ऐसे एक्ट किया, डिस्प्लेसमेंट है वो भी ऐसे एक्ट किया, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री, एंड cos 0 डिग्री इज नथिंग बट इक्वल टू 1। मतलब हमको cos थीटा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी। तो हम इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे कैसे, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बच गया क्योंकि कॉस थीटा 1 हो गया, तो फोर्स 5 इनटू 2, दैट विल बी गिविंग अस 10 जूल्स ऑफ वर्क। इज दैट क्लियर? लेट्स मूव फर्दर। अब हमारे पास आता है कि कोई भी फोर्स है, अगर हमारे पास देखो हमने अब ये भी एक केस कंसीडर किया जिसमें उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट किया, उसी डायरेक्शन में हमने उसका डिस्प्लेसमेंट देखा, तो 0 डिग्री एंगल था, तो वर्क डन पॉजिटिव था। बट अगर हमारे पास वो जो फोर्स है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो नेगेटिव। एग्जाम्पल हम बहुत अच्छा वाला कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमने एक बॉल है उसको ऊपर थ्रो कर दिया ग्राउंड से, तो ये हमारे पास ग्राउंड है, हमने ऊपर थ्रो कर दिया, अभी हमने एक फोर्स लगा के ऊपर फेंका है, बट हमको ये नोटिस करना है कि नीचे भी तो कुछ एक्ट कर रहा है, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट नोन एज mg, mg एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, भाई बिल्कुल कर रहा है। तो अभी mg फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो तो ऊपर वाली साइड हो गया ना, s मीटर्स, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो गया s मीटर्स, बट mg तो नीचे एक्ट कर रहा था भाई, तो दोनों चीजें हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, मतलब एंगल कितना हो गया है यहाँ पे, व्हाट इज दिस एंगल, इट इज 180 डिग्री। तो जब भी 180 डिग्री का एंगल होगा तो cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। इज दैट क्लियर? तो cos 180 -1 होता है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का दैट विल बी नेगेटिव, तो मतलब वर्क डन नेगेटिव। पॉजिटिव वर्क डन हो सकता है, नेगेटिव वर्क डन हो सकता है, अभी जीरो भी रहता है, तो जीरो कब होगा, लेट्स सपोज हमारे पास कोई फोर्स है वो ऐसे नीचे एक्ट कर रही है, नहीं तो नीचे नहीं देखते हम ऊपर देखते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर, ठीक है, सडनली हमने यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई कर दिया भाई F, डिस्प्लेसमेंट नहीं तो रियल लाइफ एग्जांपल है, तो नीचे कर रहा है भाई, एक ऑब्जेक्ट टेबल पे रखा है, नीचे एक्ट करता है mg, ऊपर एक्ट करता है नॉर्मल रिएक्शन, इधर हमने एक अपनी तरफ से एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया दैट इज F, F न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, अभी जाहिर सी बात है डिस्प्लेस भी होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है, पर अभी भी हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन ऊपर ही एक्ट कर रहा है, as well as the weight of object that is also acting downwards। बट हम यहाँ पे क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है दैट इज लाइक दिस, फोर्स इज लाइक दिस, और वी कैन से लाइक दिस, तो एंगल यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कितना है, 90 डिग्री, as you can see, and also between the mg and displacement, so cos 90, my dear students, is equal to 0, so ये पूरे वर्क डन को क्या बना देगा, 0। क्लियर? तो हमारे पास वर्क डन हमने देखा मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, और इट मे बी 0 एज वेल। एग्जाम्पल हम कंसिडर कर लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है दैट इज मूविंग अपवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, द वर्क डन इज पॉजिटिव बट फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नेगेटिव, एंड अगर हमारे पास पॉटर है वो लिफ्ट कर रहा है कोई वेट को
और उसके ऊपर रखा है वो, तो वर्क डन कैसा होगा, ऑन द लगेज इसके द्वारा। तो उसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वी कैन इजीली कैलकुलेट दैट। mgh से हमारे पास आ जाएगा फोर्स कितना होगा, mg दैट इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h मान लेते हैं। लेट्स मूव फर्दर। अभी हमको सेकेंड टर्मिनोलॉजी है हमारे पास, एनर्जी। एनर्जी क्या होता है बेटा लोग, एनर्जी क्या है कि वो कैपेसिटी कि वो कितना वर्क कर सकता है। अभी मैं एक एग्जांपल कंसीडर कर लेती हूँ कि हमारे पास एक इंसान है, लेट्स सपोज यू आर द ओनली वन, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारे पास एक इंसान है, ये जो इंसान है इसके पास इतनी कैपेसिटी है भाई कि ये ना 5 एप्पल्स को कट कर सकता है। इतनी कैपेसिटी है इसके पास, 5 एप्पल्स को कट कर सकता है। एक जो एप्पल है उसको कट करने के लिए भी लगता है 2 जूल्स ऑफ एनर्जी। 2 जूल्स ऑफ, नहीं तो वेट वन सेकेंड, जो हमारे पास एक एप्पल है उसको काटने के लिए हमारे पास कितना वर्क करना चाहिए, कितना वर्क होना चाहिए, दैट इज 3 जूल्स। हमारे पास 3 जूल्स ऑफ वर्क डन होना चाहिए एक एप्पल को कट करने के लिए। यहाँ पे कितने की बात हो रही है, 5 एप्पल्स। इसके पास कितनी कैपेसिटी है, 5 एप्पल्स। और अगर मैं यहाँ पे टोटल इसके सामने एप्पल लाके रख दूं 10, मैंने इसको 10 एप्पल दे दिया तो 10 एप्पल को काट, बट इसके पास तो 5 एप्पल कट करने की क्षमता है ना, कैपेसिटी है। तो यहाँ पे हम पता क्या कर रहे हैं कि इसके पास एनर्जी कितनी है, इसके पास कैपेसिटी कितनी है वर्क डन करने की, राइट स्टूडेंट्स। तो 5 एप्पल्स, ईच एप्पल 3 जूल, तो इसके पास 5 इंटू 3 15 जूल का वर्क करने की क्षमता है, कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है। तो मतलब इसके पास 15 जूल की एनर्जी है, बट हमारे पास होनी कितनी चाहिए, 13 joule, means he is not capable of doing that work. He is not having sufficient amount of energy required for cutting the apples. इसकी भी जो यूनिट है that is same as that of work done, that is joules, and 1 joule of energy is required to do 1 joule of work. 1 joule एनर्जी लगेगा 1 joule वर्क करने के लिए, सेम 1 joule 1 joule. 1000 joules can also be written as 1 kilojoule. जैसे you study in math, like 1 kilometers is equal to 1000 meters, है ना। यहाँ पे भी तो मीटर ही है, यहाँ पे भी तो मीटर, हमने बस किलो लगा दिया। 1 किलो का मतलब सीधा जानो भाई 1000 amount of that substance, 1000 times of that substance. हमारे पास अभी ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप की एनर्जी, बहुत सारी टाइप की एनर्जी होती है। वी कैन कंसिडर हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ऑल दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ओनली। तो इनके बारे में एक बार आई कैन गिव यू अ शॉर्ट, आई कैन डिस्क्राइब देम ब्रीफली। तो हीट एनर्जी क्या, जब भी कोई ऑब्जेक्ट है अगर हम उसको हीट कर रहे हैं तो मतलब वो कुछ एनर्जी को हीट को लिबरेट करेगा ना, it will liberate the some amount of heat. तो वो कब अमाउंट, वो हीट कब रिलीज हो रहा है, जब हमने उसको हीट किया है। वो जो ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको हमने जब हीट किया है तो उसने इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट किया, मतलब जो हमने हीट प्रोवाइड करी है वो क्या, हम वर्क डन कर रहे हैं, कुछ उस पर वर्क कर रहे हैं ना। तो उस वर्क डन की वजह से उसने जो हीट लिबरेट किया है, सॉरी इट्स नॉट अ वैलिड एग्जांपल। So heat energy, light energy, electrical energy, all these are forms of energy. But in this chapter, we need to understand potential energy and kinetic energy, which are together known as mechanical energy. Start with the kinetic energy. Kinetic energy क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, इट इज इन मोशन, तो उसको मोशन में लाने के लिए हमने कुछ वर्क डन किया होगा। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मास है, रेस्ट पे था इनिशियली, हमने फोर्स लगाया, मोशन में आया, डिस्प्लेसमेंट शो किया, तो मतलब हमने कुछ यहाँ पे वर्क डन किया। उस वर्क डन की वजह से उसमें कुछ वेलोसिटी आया, और उस वेलोसिटी के आने की वजह से हम बोलेंगे भाई इस पे
कुछ वर्क डन हुआ है, इसमें कुछ एनर्जी आई है. So the work done on this object is stored in it in the form of its kinetic energy because it has got some motion. All the moving object possess kinetic energy. एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं, कोई कोकोनट फोल्ड कर रहा है ट्री से, तो मतलब वो भी काइनेटिक एनर्जी तभी आ रहा है नीचे. वी कैन कंसिडर कि वहां पे जो है mg फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट उसका h हो गया, राइट. ये चीज है. और इट इज स्टोर्ड इन इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी. स्पीडिंग कार, कोई कार चल रही है स्पीड से या फिर कुछ और स्पीड गैदर कर रही है, तो that is also having a kinetic energy. A flying aircraft, flowing water, blowing winds, a running athletes, all these possess the kinetic energy. The kinetic energy of an object depends upon its speed. Speed पे dependent होता है हमारा kinetic energy. An object moving faster has more kinetic energy than an object moving slower. कोई ऑब्जेक्ट स्लोली मूव कर रहा है, उससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास एक फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के पास. उसकी वजह देखो, अगर I'll do the derivation now. Let's suppose an object of mass m, हमने एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास m कंसीडर किया है अभी, और उसकी वेलोसिटी है v, and the velocity v is completely constant, or we can say it's uniform. तो constant velocity v से वो मूव कर रहा है एक मास m वाला ऑब्जेक्ट. काइनेटिक एनर्जी का हम क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे, हाफ mv स्क्वायर. So I can derive it now. तो डेरिवेशन पार्ट पे जाते हैं कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास मास m का, ये तो हमने बोल ही दिया है. तो हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2s. इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे, एज वेल एज हम यहाँ पे वर्क डन वाले फॉर्मूले का भी यूज करेंगे. तो जब मैंने जैसा बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमने उसको मोशन में लाने के लिए कुछ वर्क डन किया, मतलब कुछ फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट आया, तभी हम बोलेंगे मोशन में आया. तो मतलब उस मोशन में लाने के लिए हमने कुछ वर्क डन किया उस ऑब्जेक्ट पे. तो वो जो वर्क डन है अगर हमने मोशन में लाया है तो दैट इज स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. मतलब जितना वर्क डन किया उतनी ही हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई ऑब्जेक्ट में. तो यहीं से इसी पॉइंट से हम यहाँ पे डेराइव करेंगे काइनेटिक एनर्जी. तो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. डिस्प्लेसमेंट के लिए और फोर्स के लिए हम कुछ डिफरेंट सब्स्टिट्यूट होते हैं. तो फोर्स को हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या लिख सकते हैं, ma into s is equal to kinetic energy. अभी मैंने बोला था थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे. तो ma की वैल्यू, सॉरी as की वैल्यू हम यहाँ पे ले लेंगे यहाँ से इस इक्वेशन से. तो कैसे आएगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 is equal to as. This thing we need to remember and we need to apply in this formula. So mass into v square minus u square upon 2 is equal to kinetic energy. Clear? यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कॉमन लूं मास को, so it will become m, or I can write it half. I can take it out from the brackets, half m v square minus u square. You must remember the meaning of these terms. That the meaning is as usual, v square final, u square initial. अभी हमने कुछ ऑब्जेक्ट, देखो इनिशियली तो मोशन में नहीं था, हमने उस पर कुछ वर्क डन किया तभी वो मोशन में आया, तभी उसके पास काइनेटिक एनर्जी आई. तो मतलब इनिशियली उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, इनिशियली वो मोशन में नहीं था. That's why the formula for kinetic energy is equal to half m v square, and we have finally derived this formula. Is that clear? तो फटाफट से एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं for more clarity. तो मास है 15 kg, यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड,
अभी हमको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट सीधा सीधा फॉर्मूला में पुट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर, हाफ इंटू 15 kg इंटू 4 इंटू 4 स्क्वायर था ना, इसीलिए गड़बड़ नहीं करना। 120 जूल इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? Now, the second type of energy we do have is the potential energy. Potential energy कौन सी energy है? Due to its position or shape, or we can write configuration, due to the object's configuration or position. कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास क्या क्या आ सकता है, शेप एंड साइज। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसका शेप एंड साइज चेंज हो रहा है, कुछ हमने वर्क डन किया है, मतलब उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है, हमने स्टोर कर दिया अपनी वर्क डन की वजह से। फर्दर हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई है, देन आल्सो पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गई। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है तो अलग टाइप की पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन चेंज हो रही है तो अलग टाइप की पोटेंशियल एनर्जी। अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई, then the type of potential energy is known as elastic potential. Further, I'll write it PE only, so do not get confused, my dear students. So यहाँ पे elastic potential energy. उसके बाद हमारे पास अगर पोजीशन चेंज हुई है तो that is known as gravitational potential energy. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स का रोल आता है, इसलिए हम इसको ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो उसके बाद हमारे पास अभी यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं। पहले में साइज चेंज हो रहा है, दूसरे में शेप चेंज हो रही है, और तीसरे में पोजीशन चेंज हो रही है। दीज आर द एग्जांपल्स। उसके बाद हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट सम हाइट, तो इसको हमने बोला था क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, तो हमने कोई ऑब्जेक्ट था मास m का, उसको हमने कुछ हाइट है h, उस तक हमने उसको रेज अप कर दिया है। अभी इसकी एनर्जी इंक्रीज करे क्योंकि वर्क डन हो रहा है इस पे अगेंस्ट द ग्रेविटी के अगेंस्ट। ग्रेविटी एक्ट करती है हमारी हमेशा डाउनवर्ड्स, अर्थ की तरफ, अर्थ हमको खींचती रहती है, तो नीचे एक्ट करेगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑलवेज। तो एनर्जी जो इसमें प्रेजेंट ऑब्जेक्ट में, तो हम उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमेशा द वर्क डन इज अगेंस्ट द ग्रेविटी का रोल आ रहा है अभी यहाँ पे। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सेम एज दैट। यहाँ पे फोर्स हमारे पास एक्ट करती है mg, एक्सटर्नल फोर्स हमने यहाँ पे कोई भी कंसीडर नहीं किया है बच्चा लोग, तो यहाँ पे h डिस्प्लेसमेंट, फोर्स mg, तो mg h will be the formula। अभी मैंने जैसा कि बताया था इन द काइनेटिक एनर्जी एज वेल कि जो हमने वर्क डन किया दैट इज स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी विल आल्सो बी इक्वल टू mgh। I hope it must be clear, I had explained a lot। उसके बाद फटाफट से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का हमारा फॉर्मूला हमारे सामने है। तो मास गिवन ऑब्जेक्ट का 10 kg, हाइट हमको 6 मीटर तक ले जाना है, और d की वैल्यू हमको 9.8 कंसीडर करनी है। फिर हम सिंपलिसिटी के लिए इसको वैसे 10 भी ले सकते हैं, बट वी कैन कंसीडर 9.8। तो यहाँ पे mgh हमारे पास फॉर्मूला है, सीधा सीधा वैल्यू पुट करना है, 588 जूल हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में एनर्जी ट्रांसफॉर्म कैसे होती है, अभी देखो एक हमारे पास आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें ऐसा नहीं है हम कोई एनर्जी बना रहे हैं, नो, energy can neither be created, it cannot be destroyed, neither be created nor be destroyed, but only can be transferred from one form to another। एक चीज से या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में
केवल उसको ट्रांसफर ही कर सकते हैं। तो अभी इसको कैसे ट्रांसफर करेंगे वो चीज हम देखते हैं। द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। व्हेन एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन form into another, the total energy always remains the same, or you can say it always remains conserved. तो हमेशा conserved रहेगी हमारे पास energy कोई भी object में कभी भी transfer हो रहा है तो। एग्जाम्पल हम कंसीडर कर लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हमने फ्री फॉल उसका करवाया है। दिस इज ऑब्जेक्ट, हमने देखो थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, वो सारी चीजें काम आ रही है कि हमारे पास फ्री फॉल वो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स के इन्फ्लुएंस पे कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या गिर रहा है ऊपर से, राइट। एक कोई हाइट है, गिर रहा है, तो इनिशियली उसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज मोर देन द काइनेटिक एनर्जी, बल्कि काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास 0 है, अभी तो मोशन में आया नहीं बेचारा। तो अभी पोजीशन ए हम इसको मान लेते हैं। अभी सेकेंड पोजीशन पे जाते हैं। सेकेंड पोजीशन में इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करें, जब अपनी h/2 पे टोटल हाइट के हाफ पे, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना बच्चा लोग, दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। जितनी उसने काइनेटिक एनर्जी गेन करी उतनी उसने पोटेंशियल एनर्जी लूज करी, क्योंकि हाइट कम होती जा रही है एंड पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर हाइट, whereas kinetic energy is directly proportional to our, tell me, it is directly proportional to the velocity। जैसे जैसे नीचे आया वेलोसिटी गेन करता जा रहा है हमारे पास ये ऑब्जेक्ट। ये थी बी पोजीशन हमने देख ली। अभी थर्ड पोजीशन पे आते, थर्ड पोजीशन पे क्या चेंज आएगा, ये थर्ड पोजीशन जस्ट यहाँ पे ये बेचारा ग्राउंड पे टिकने वाला है। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना दैट वुड बी 0 और काइनेटिक एनर्जी विल बी एट इट्स पीक, अपने पिनाकल पे पहुंच जाएगी। जैसे हमने पढ़ा था ना हिटलर के बारे में कि वो एक टाइम पे अपने पावर के पिनाकल पे था, तो काइनेटिक एनर्जी पिनाकल पे पहुंच जाएगी अपनी, और पोटेंशियल एनर्जी बेचारी 0 हो जाएगी। हाइट 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0। तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इज नोन एज आर मैकेनिकल एनर्जी, राइट। अभी हमारे पास एक नई टर्मिनोलॉजी आती है, दैट इज पावर। पावर क्या होती है? So it can be defined as the rate of doing work, कि किस रेट से हमारा कार्य हो रहा है, वर्क डन किस रेट से हो रहा है। क्योंकि हमने अभी तक वर्क डन पढ़ लिया, वर्क डन के इक्वल जो टर्म्स है लाइक एनर्जी वो हमने पढ़ लिया। अगर हम इस वर्क डन के रेट को देखें, किस रेट से कोई ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, तो उसको हम बोल देंगे भैया लोग पावर। सो वर्क क्या है, W क्या है हमारे पास, वर्क डन T है टाइम, तो वर्क पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। The unit of power is watt and it can be written as joule per second, क्योंकि work done is joules and time is in seconds। हमने बोला था जैसा कि SI units में हम कंसिडर करते हैं। तो अभी मैंने एक और चीज बताई थी कि वर्क डन होगा दैट विल बी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब हमारे पास वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के भी इक्वल होता है हमारे मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पावर को एक और फॉर्मूला आ सकता है, काइनेटिक एनर्जी, no, not kinetic energy, wait one second, we it can be said as energy, both kinetic and potential energy can be there, energy upon time, energy consumed in some particular time, the rate of utilization of energy can be said as power। तो अगर हमारे पास एक वॉट दे रखा है कि what do you mean by 1 watt, तो वो the agent which does the work at the rate of 1 joule per second, एक जूल में एक जूल काम उसने 1 जूल सेकंड में कर दिया, तो दैट इज नोन एज 1 watt। उसने 1 watt के रेट से काम कर दिया है ना। कुछ हमारे पास कन्वर्जन्स देख लेते हैं। 1 watt is equal to 1 joule per second, 1 kilowatt 1000 watts, 1 kilowatt is equal to 1000 joule per second as well।
इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अभी एक झटपट क्वेश्चन करते हैं कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक नहीं ये पर्सन है, एक पर्सन है भाई, दिस इज यू and one more person I'll draw. This is me. ये जो इंसान है भाई, ये वाला इंसान, ये क्या करता है, ये 100 जूल्स ऑफ वर्क को 40 मिनट्स में करता है, 100 जूल ऑफ वर्क को 40 मिनट्स में करता है। और जो ये वाला इंसान है, दैट इज मी, दिस इज यू एंड दिस इज मी। तो ये वाला जो इंसान है, इट डू 100 जूल ऑफ वर्क in 10 minutes, let's suppose। अभी तुम लोगों को बताना है कि कौन सा इंसान में पावर ज्यादा है, कौन सा इंसान में पावर ज्यादा है। So of course I think your answer will be this one, इस वाले पर्सन में पावर ज्यादा है। अभी कैसे पता चला? वर्क डन तो सेम है, वर्क डन तो कांस्टेंट है, आई कैन राइट इट एज अ कांस्टेंट टर्म, इसको तो हमको छेड़ना ही नहीं है, इसको दूर रख दो। अभी डिपेंडेंट किस पे है? टाइम पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये चीज हमको मिली है। तो टाइम किसको ज्यादा लग रहा है, उसका वर्क डन, सॉरी उसका पावर, जिसको कम लग रहा है उसका पावर ज्यादा, जिसको ज्यादा लग रहा है उसका पावर कम। ये जो नीचे वाली क्वांटिटी जैसे जैसे इंक्रीज करेगी, ऊपर वाली क्वांटिटी वैसे वैसे डिक्रीज करेगी, और नीचे वाली क्वांटिटी जैसे जैसे डिक्रीज करेगी, ये वाली क्वांटिटी वैसे वैसे इंक्रीज करेगी। So I hope this example has been full-fledged clear to you. तो कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर में क्या है, किलोवाट आवर हमारे पास कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर होती है। किलोवाट का हमने क्या बोला था, 1000 watts, और I also wrote it as 1000 joules per second। 100% और मेरा बेटा दीपक है बोर्ड में 98% ग्रहण किया, जिससे सभी स्कूल के ऑफर्स आ रहे हैं। तो 1000 जूल्स पर सेकेंड हमारे पास इसमें पावर है। अब हमको बात करना है कि जब हमारे पास 1 किलोवाट आवर में 1 आवर में 1 किलोवाट के रेट से पावर कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम कर रही हो रही है, तो तब हम उसको बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। My dear students, I hope this must be clear to you. And the electrical energy used in our homes and industries is expressed in the form of kilowatt hour। क्यों भाई? अगर हम छोटी छोटी 10 जूल वो एप्पल कट करने में लगे थे, 10 जूल तो हमारी बिजली के एसी चलाने में, फ्रिज चलाने में, कूलर चलाने में, all these things consume lots of energy, lakhs of energy। तो वो lakhs of energy को हम इसमें तो मेजर नहीं करेंगे, हम बोल रहे हैं देखो भाई, अगर हमको हमारे स्कूल से हमारे घर का डिस्टेंस मेजर करना है, और मान लो वो क्या है 15 किलोमीटर, लेट्स सपोज, इतना दूर का होता नहीं है बट लेट्स सपोज 15 किलोमीटर्स है, तो उसको हम मिलीमीटर में तो मेजर करेंगे नहीं, कितने लाखों मिलीमीटर हो जाएंगे, जस्ट थिंक ऑफ इट। तो ऐसा ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, हम अपने वॉट के लिए वॉट को नहीं लिख सकते भाई, ऐसे नहीं लिख सकते, लाखों वॉट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बड़ी यूनिट आती है, दैट इज नोन एज किलोवाट आवर। हम इसको यूनिट भी बोलते हैं, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके dear students, 1 unit means 1 kilowatt hour। Thank you all. This much was for today. We'll meet in the next class. Till then, keep learning and keep enjoying.